नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। अपन ने एनसीईआरटी सिलेबस जो है उसमें राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी की गई जो बुक्स है, कक्षा 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, उसके चैप्टर अपन ने शुरू कर रखे हैं। तो सभी साथी सर्वा क्लासेज के साथ में जुड़ें, क्लास को शेयर करें, अन्य साथियों को भी जोड़ें ताकि क्लास जो है उसका फायदा अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचे। आज अपन देख रहे हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु के संदर्भ में अपन ने इससे पहले दो क्लास जो है वो देख ली है, जिसमें विभिन्न ऋतुओं की चर्चा अपन कर रहे हैं, मानसून की चर्चा कर रहे हैं, शीत ऋतु की चर्चा अपन ने कर ली है, उसमें पवन वायु दाब की चर्चा अपन कर रहे हैं। आज इसका अगला पार्ट देखते हैं। जलवायु के संदर्भ में एनसीईआरटी के संदर्भ में यहाँ से जो जो प्रश्न आते हैं उस पर अपन विचार कर रहे हैं, काफी बारीकी से कर रहे हैं। तो सभी साथी आपके अपनी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ठीक है। और ये सारा सिलेबस एनसीईआरटी और आरबीएससी द्वारा जो अपनाया गया कक्षा 9, 10, 11, 12 की बुक्स है, वहीं से प्रश्न आ रहे हैं आरपीएससी वर्तमान में, और आरएसएस भी जो है वहीं से प्रश्न ले रही है। तो आज का शुभारंभ करेंगे अपने क्लास का इन्हीं शब्दों के साथ में। किसी कवि, विशेषकर मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां ले लेते हैं कि जब नावजल में छोड़ दी, तूफानी में मोड़ दी, यदि चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, क्या है मृत्यु को वरदान ही, जब मरना लिया ठान ही, तो फिर हार क्या फिर जीत क्या। तो हमने तय कर लिया है कि जिंदगी में कुछ करना है तो हार जीत मत देखिए, आगे बढ़िए, रास्ता मिल जाएगा अपने आप, क्योंकि आप मेहनत करते रहिए। यदि आप हार जीत करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आप जीतेंगे कहीं नहीं, क्योंकि आपको जीतने कोई नहीं देगा। आपको जीतना है स्वयं से, आपको जीतना है स्वयं के बलबूते पर, आपको जीतना है अपने मिशन के लिए, अपने उद्देश्य के लिए। तो ये टारगेट आपने तय कर लिया है तो जिंदगी में आप जरूर जीत जाएंगे। तो अपने लिए करें, किसी और के बारे में भूल जाएं कि मैं उसके लिए करूं, उसके लिए, ये सब कुछ भ्रांतियां हैं। अपने लिए करें, जो कुछ करना है वो अपने लिए करें। आप बिल्कुल तन मन धन के साथ करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि आप खुद के लिए कर रहे हैं। तो आप जरूर करें, सफल हो जाएं, है ना, ताकि जिंदगी के अंदर आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। तो आज देखते हैं अगला टॉपिक। इसका मैं इतनी कड़वी बात क्यों कर रहा हूं, कड़वी नहीं है, ये सच्चाई है कि हम यदि अपने लिए नहीं करेंगे ना, तो अपने अंदर बहुत बड़ी जिजीविषा नहीं आएगी। हम ये सोच के नहीं करेंगे ना, तो खुद के लिए कर रहे हैं तो अपने अंदर वो ताकत नहीं मिलेगी, वो आत्मबल नहीं आएगा, इसलिए खुद के लिए करें। मैंने ये तय कर लिया है कि अब कि खुद के लिए आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ करेंगे, जिंदगी सफल हो जाएगी। कल अपने उससे पहली क्लास जो है यहाँ तक मानसून का अनुमान ताहिती वाला देख लिया था, और डार्विन वाला भी देख लिया था। भारत की पृष्ठ पर होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी कारक यहां छोड़ा था एल निनो। एल निनो मुख्य रूप से क्या है? दो शब्द आते हैं, एक तो एल निनो, एक आता है ला निना। एल निना मुख्य रूप से क्या है और भारतीय मानसून पर इसका क्या असर पड़ता है? एक आता है ला निना क्या है और भारतीय मानसून पर इसका क्या असर पड़ता है। दो बिंदु, दोनों को अपन देखेंगे। एल निनो समझेंगे तो ठीक इसके विपरीत जो है वो ला निनो हो जाएगा। तो हम पहले एल निनो की चर्चा करते हैं। क्या है एल निनो? एक प्रभाव है, एक पवन तंत्र है, और तापमान में भिन्नता और वायुदाब में भिन्नता के कारण हवाओं का जो प्रतिस्थापन है वही एल निनो है। तो इसमें हवाओं का प्रतिस्थापन होता है, भारतीय मानसून इससे सीधा जुड़ा हुआ है। तो क्या असर होता है उसके ऊपर देखते हैं। मैंने नोट्स में जो लिख रखा है उसके बेस पे चले, हालांकि मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा। एल निनो और भारतीय मानसून से सीधा संबंध है। एल निनो एक जटिल मौसमी तंत्र है, मानसूनी प्रक्रिया है। 5 से 10 साल बाद में ये प्रकट होती है, हर 5 से 10 साल बाद में। कंटिन्यू ये कि 5 साल हो गए प्रकट हो जाएगी, 3 साल बाद भी ये घटना कभी कभार प्रकट हो जाती है, कभी कभार 10 साल तक भी नहीं होती। तो 5 से 10 साल के बीच में ये घटना स्थापित होती है, प्रकट होती है। इस कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसमी चरम अवस्थाएं होती है। तो इसमें चेंजेस क्या आते हैं? सूखा पड़ता है, दक्षिण पूर्वी एशिया विशेषकर भारत के अंदर सूखा पड़ता है। बाढ़ आती है, चिल्ली के अंदर बाढ़ आती है, चाइना में बाढ़ आती है ना। तो ये मौसमी अवस्थाएं है, ये बड़ी चेंज हो जाती है जब ये प्रभाव होता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट है क्या?
अब पेरू तट पूर्वी प्रशांत महासागर का है, उसके निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में यह प्रकट होती है, क्योंकि वहां पे ठंडी धारा का प्रवाह होता है। कौन सी? हम्बोल्ट। एल निनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, यानी इसका नाम क्या दे दिया एनसीईआरटी में दे रखा कक्षा 11 के अंदर कि एल निनो क्या है? भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा, उसका विस्तार मात्र है। अब कैसे, कहां यह धारा विस्तारित होती है? देखो मानचित्र में यहां पर देख रहे हैं कि यहां पे ये भूमध्य रेखा है, डॉट डॉट डॉट, इसमें भूमध्य रेखा दिखा रखी है। थोड़ा सा अपन गहराई में चलेंगे और जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये 0 डिग्री भूमध्य, ठीक है, रेखा। इस भूमध्य रेखा से उत्तर में उत्तर अटलांटिक, दक्षिण में दक्षिण अटलांटिक, उत्तर में उत्तरी हिंद महासागर, दक्षिण में दक्षिणी हिंद महासागर, उत्तर में उत्तरी प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन, और दक्षिण में दक्षिणी या साउथ पैसिफिक ओशन। तो मुख्य रूप से यह रेखा संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। क्योंकि बात जब धारा की आती है, धाराएं विस्तार से मैंने क्लास डाल रखी है, 2 प्रकार की होती है, एक गर्म और एक ठंडी। हालांकि बड़ी बात इस पर नहीं करेंगे। भूमध्य रेखीय प्रदेश में उत्पन्न होकर के ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं गर्म होती है, और ध्रुवीय प्रदेश में उत्पन्न होकर के भूमध्य रेखा की ओर आने वाली धाराएं ठंडी होती है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली गर्म, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर आने वाली ठंडी धाराएं होती है। क्योंकि तापमान इधर निम्न होता है, यहाँ थोड़ा सा अपन कहेंगे उच्च होता है, उस वजह से ऐसा चेंज आता है। अब यहां कुछ धाराएं कंटिन्यू सतत प्रवाहित होती है, प्रशांत में भी है, हिंद महासागर में भी है, और अटलांटिक महासागर में। 3 धाराएं सतत है। एक धारा यहां प्रवाहित होती है, एक धारा यहां प्रवाहित होती है ना, तीनों महासागरों के अंदर। विस्तार से इसकी चर्चा भी मैंने कर रखी है, वीडियो डाल रखा है, फिर भी आप और देख लें। ये जो धारा है इसको बोलते हैं दक्षिणी विषुवतरेखीय। और ये यदि भूमध्य रेखा में है, सॉरी प्रशांत महासागर में है, तो दक्षिणी विषुवतरेखीय प्रशांत महासागरीय कहलाएगी। और यदि हिंद महासागर में है तो दक्षिणी विषुवतरेखीय या दक्षिणी भूमध्य रेखीय हिंद महासागरीय कहलाएगी। ये तीनों महासागरों में चलने वाली धाराएं हैं, तीनों में पाई जाती है। और ये धारा जो इसको बोलते हैं उत्तरी प्रशांत, सॉरी उत्तरी भूमध्य रेखीय या उत्तरी विषुवतरेखीय कह दो, एक ही बात है। ठीक यही धारा यहीं पर भी है और यहीं पर भी है, दोनों साइड में है। अब एक पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसके ठीक विपरीत में एक दूसरी धारा ऐसे प्रकट होती है, ये वाले ऐसे। जब ये इस धारा के प्रवाह से ठीक विमुख उत्पन्न होती है, विमुख चलती है, तो इसको आपने दे दिया, नाम दे दिया पृथ्वी विषुवतरेखीय। ये भी तीनों महासागरों में है, पृथ्वी विषुवतरेखीय। ठीक है। अब हमें एल निनो के लिए सबसे पहले एक धारा जो है उसके बारे में हमें देखना जानना पड़ेगा। ये अमेरिका है, और इस अमेरिका दक्षिण अमेरिका के अंदर यहां से अपन चलेंगे ना, तो यहां तक एक देश है, उस देश का नाम है चिली। और दूसरा यदि अपन देखेंगे तो यहां एक देश है मुख्य रूप से, उसका नाम है पेरू या पेरू। इस पेरू तट, इस पेरू देश जी के अंदर मुख्य रूप से अपन देखेंगे तो यहां आपको पता है धाराएं प्रवाहित होती है। यह धारा है कौन सी? दक्षिणी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागरीय धारा। कैसी है? गर्म है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर चलने वाली धाराएं गर्म ही होती है। अब यह धारा जो मुख्य रूप से प्रवाहित होती है, और यहां ये धारा जो एक दूसरी चिल्ली के आसपास में, यहां जो एक धारा प्रवाहित होती है इस तट के पास में, यह धारा कैसी है? इसका नाम है हम्बोल्ट धारा। ये कैसी है साथियों? ठंडी है। इसका नाम सबसे पहले हम्बोल्ट ने लगाया था, इसके नाम, उसके नाम पर इसका नाम हम्बोल्ट धारा कर दिया, क्योंकि दक्षिण से आ रही है इसलिए ठंडी है। और पेरू तट के आसपास में, तो यहां पेरू के तट के पास में इसको पेरू धारा भी कहा जाता है।
अब ये पेरू धारा भी हमने पढ़ा था कि पेरू धारा का के स्थान पर भूमध्य रेखीय या दक्षिणी विषुवत धारा का विस्तार, ये तो पढ़ा था। अब ये धारा है, कभी कभार 5 से 10 साल बाद में होता क्या है, चेंज क्या होता, चेंज ये होता है कि ये धारा जो अपन देख रहे हैं ये चल रही थी, इसका प्रवाह होता है, ये दक्षिण में आकर के यहां से वापस पश्चिमी प्रवाह के रूप में आगे बढ़ती है और यहां ये ठंडी होकर के वापस ये ऊपर उठती है और यही मुख्य रूप से हम्बोल्ट धारा के रूप में प्रवाहित हो जाती है। कभी कभार मौसमी चेंजेस ये आता है कि यहां का तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, ये पश्चिमी प्रवाह है, इधर से पश्चिमी प्रवाह के रूप में ठंडी होकर के ना करके ये धारा जो है यहीं से यहीं प्रवाहित हो जाती है और यहां पेरू का स्थान ले लेती है। कभी कभी 5 से 10 साल बाद में इस तरह की कंडीशन बनती है इस भाग में। तो पेरू तक जो हम्बोल्ट धारा है इसका स्थान अब पश्चिमी प्रवाह है, दक्षिण से आने वाली ठंडी धारा का स्थान पर कौन सी दक्षिणी विषुवत की धारा यहां से घूम करके या इसका स्थान ले लेती है। क्योंकि यह गर्म है और गर्म है तो इस प्रदेश के, इस महासागर के, इस प्रशांत महासागरीय प्रदेश से का तापमान बढ़ा देती है। क्या कर देती है, यहां का तापमान बढ़ा देती है। अब चूंकि यहां पहले ठंडी धारा बहती थी तो तापमान यहां का न्यून था, तापमान न्यून था तो वायुदाब कैसा था, उच्च था, ठीक है ना। लेकिन अब तापमान बढ़ गया तो वायुदाब कैसा हो गया, न्यून हो गया। दोनों में विपरीत संबंध मैंने बताया था आपको। तो यहां हुआ क्या है, इस भाग में जो कंडीशन बनी है, दशाएं जो बनी हो, कौन कौन सी बनी है। एक दशा क्या बनी यहां पे, पहली कि पेरू के स्थान पर, पेरू या पेरू के स्थान पर दक्षिणी विषुवतरेखीय गर्म धारा का प्रवाह है। एक धारा तो ये होगी कंडीशन। तो दूसरा कंडीशन क्या बनी यहां पे, दूसरी कंडीशन यहां क्या बनी, दक्षिणी प्रशांत का तापमान बढ़ना, इसका तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ा। तीसरी क्या है, दक्षिणी प्रशांत महासागर का दाब घटना। मैंने कहा कि ताप बढ़ेगा, दाब घट जाएगा। अब हुआ क्या है, यहां का तापमान बढ़ा, इस भाग का दक्षिणी प्रशांत महासागरीय, वायुदाब घट गया। 5 से 10 साल बाद में कभी भी इस तरह की कंडीशन बनती है। अब दूसरी ओर ये कंडीशन कब, दिसंबर में उत्पन्न होती है। क्योंकि दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम है, दक्षिणी गोलार्ध में ये दिसंबर के आसपास में घटना घटित होती है, ठीक है। तो दिसंबर में यह घटना घटित होती है और दिसंबर माह है गर्मी का मौसम है दक्षिणी गोलार्ध में, समझ गए। क्योंकि इस समय जो कर्क रेखा है, मकर रेखा 23.5 डिग्री है, इस पर सूर्य सीधा चमक रहा होता है मकर पर, यहां इसका मतलब दक्षिण गोलार्ध में क्या है, गर्मियां है। अब दक्षिणी हिंद महासागर और हिंद महासागर में यही कंडीशन है। अब यहां हिंद महासागर में भी क्या है, तापमान बढ़ा धीरे धीरे, और इस तापमान बढ़ने का जो मुख्य रूप से इस जलीय क्षेत्र के ऊपर असर देखेंगे अपन। तो चूंकि इस भाग के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर दिसंबर का महीना कैसा है, काफी ठंड का है, यहां कैसा है, काफी गर्मी का। तो हिंद महासागरीय जो मौसम परिसंचरण है, चूंकि दक्षिण में ठंड होने के कारण दक्षिणी हिंद महासागर ये भी ठंडा है, और चूंकि ठंडा होने के कारण यहां दाब कैसा रहेगा, उच्च रहेगा। दाब कैसा रहेगा, उच्च रहेगा। भाई तापमान दक्षिण में क्या है, दिसंबर का महीना कैसा है, गर्मी का। अब जलीय भाग जो है उतना गर्म तो नहीं होता, आपको पता है। तो इस स्थल की भाग की बजाय यहां का तापमान जो है थोड़ा सा कम होगा, जलीय भाग का। ये हमने पहले भी चर्चा की है। तो यहां का तापमान जो मुख्य रूप से है कम होने की वजह से दाब भी थोड़ा सा कैसा रहेगा, अधिक रहेगा।
ठीक है, अब ये धीरे धीरे ये कंडीशन चेंज होती है। कैसे होती है? जैसे जैसे सूर्य मकर रेखा से दिसंबर के बाद में उत्तरायण शुरू हो जाता है, आपको पता है, और मार्च महीने तक आते आते धीरे धीरे भूमध्य रेखा पर सीधा चमकने लग जाता है। यहां सीधा चमकता है तो ये ITC जेड है उसका भी उत्तर की ओर खिसकाव प्रारंभ हो जाता है और हवाओं का रुख बदलना शुरू हो जाता है। हवाओं का रुख बदलता है तो ये जो धारा प्रवाह है अपन देख रहे हैं, उसके कारण भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है। तो ये जो यहाँ पे हम्बोल्ट धारा जो है, उस धारा के स्थान पर दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धारा, गर्म धारा का प्रवाह है, इसी का नाम मुख्य रूप से एल नीनो है। क्या है? एल नीनो, इसी को कहा जाता है। यह 25 दिसंबर के आसपास में उत्पन्न होती है घटना। कब होती है? 25 दिसंबर के आसपास में। और दिसंबर उत्तर गोलार्ध में शीत ऋतु है, दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। तो इसी का नाम क्या है? एल नीनो। ठीक है, अब देखिए आगे। यही बात लिखी है और यही मैंने आपको बताई है। कि उष्ण भूमध्य रेखीय धारा हम्बोल्ट, जिसको पेरू धारा भी कहा जाता है, पेरू या पेरू धारा भी कहते हैं, का स्थान उष्ण भूमध्य रेखीय दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धारा ले लेती है। यह धारा पेरू तट का तापमान 10 डिग्री तक बढ़ा देती है। चूंकि दक्षिण गोलार्ध में तापमान तो वैसे ही ज्यादा है, फिर भी यहाँ का तापमान जो है वो 10 डिग्री तक बढ़ जाता है। जिसके कारण क्या रिजल्ट आता है? पहला रिजल्ट, भूमध्य रेखीय वायुदाब परिसंचरण में विकृति आ जाती है। तो यानी जो भूमध्य रेखीय वायुदाब परिसंचरण जो नियत है, उससे जो निश्चित है, उसमें चेंज आ जाता है। दूसरा, समुद्र जल में वाष्पन में अनियमितता आ जाती है, क्योंकि अब प्रशांत महासागरीय जल का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है तो वाष्पीकरण ज्यादा, वाष्पन ज्यादा होगा। पहले तापमान कम था तो उतना वाष्पीकरण नहीं था। तीसरा, पलवक की मात्रा में कमी, यानी समुद्र के तट के पास में गर्म धारा आती ही, तो ठंडी धारा गर्म धारा के मिलन बिंदु पर पलवक खूब होते हैं, जो मछलियों के भोजन माने जाते हैं। तो अब एक धारा गर्म आ गई है तो पलवक जो होते हैं उसकी मात्रा वो घट जाती है। तो यहाँ पे मत्स्य व्यवसाय है वो भी काफी प्रभावित होता है। तो ये 3 प्रभाव यहाँ पे देखेंगे अपन। एल नीनो का अर्थ, बेसिकली इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ होता है बालक ईसा। और ईसा मैंने क्यों है? क्योंकि ये 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर ईसाइयों का प्रमुख पर्व है, भाई आपको पता ही है ना। तो 25 दिसंबर के आसपास में घटना घटित होती है, तो इसको बालक ईसा नाम दे दिया, क्योंकि धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास में प्रकट होती है, और क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख पर्व है। दक्षिणी गोलार्ध में इसमें होता है क्या? दक्षिण गोलार्ध में दिसंबर महीना गर्मी का होता है, मैंने बता दिया आपको। भारत में 1990-91 में एल नीनो का प्रभाव देखा गया, जिसमें मानसून आगमन में 10 से 12 दिनों की देरी हो गई। इस एल नीनो के प्रभाव से भारत में मानसून कैसा होता है? कमजोर पड़ता है। अब कमजोर पड़ने के पीछे कारण क्या है? तो ये मैंने आपको भी बताया भी था कि भारत में मानसून कमजोर क्यों होता है। क्योंकि यहां जैसे ही निम्न अवदाब हुआ, क्या हुआ? निम्न दाब। इस भाग में तापमान 10 डिग्री बढ़ा तो दाब कैसा हुआ? निम्न। ठीक है, अब निम्न दाब यहां पे हुआ। अब क्या होगा? इस भाग का जो तापमान है उसका असर, ये भी दक्षिण गोलार्ध के अंदर मुख्य रूप से है, तो इसका जो तापमान है वो तो यथावत है, तो इसके ऊपर तो किसी धारा का प्रवाह का असर यहां पे चेंज हुआ नहीं है। अब जो मौसम परिसंचरण बनता है, इसमें अपन जो मई जून में चलते हैं तो यहां निम्न अवदाब की कंडीशंस क्रिएट होती है तिब्बत के पठार के आसपास में, भारत के सिंध प्रांत में, हिमालय तलहटी के अंदर, है ना। तो ये निम्न दाब की कंडीशन है। अब ये मौसम परिसंचरण के तहत ये हवाएं इधर आगे बढ़ती है, आपको पता ही है, बढ़ती है, हम पढ़ ही रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये वायुदाब जो है, इसके समक्ष यहां पे न्यून वायुदाब की जो घटना घटित होती है, वो इन पवनों को आगे बढ़ने से कमजोर कर देती है। क्यों? क्योंकि कमजोर इसलिए कर देती है कि यह निम्न वायुदाब जो है प्रशांत महासागर और हिंद महासागरीय पवन प्रवाह को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेता है। तो कंट्रोल करने से यहां से चलने वाली मानसूनी पवनें
उत्तर भारत की ओर, विशेष रूप से अपने भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर जब आगे बढ़ती है तो काफी शिथिल हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इस कमजोर पवन प्रवाह के कारण भारतीय मानसून में देरी आती है। भारतीय मानसून क्या है? दक्षिणी गोलार्ध की मुख्य रूप से हिंद महासागर के अंदर व्यापारिक पवनें जो है, एमटी जो है, उनका भूमध्य रेखा को पार करने के बाद में भारत में दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करना, और चूंकि हिंद महासागर के ऊपर से आती है तो अपने साथ में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है, और जैसे इनका संपर्क पश्चिमी घाट से होता है, जैसे इनका संपर्क हिमालय से होता है, तो भारत के अंदर मुख्य रूप से ये पर्वतीय वर्षा बहुत अच्छी करती है ना। तो यही मानसून है, हमने पढ़ा है विस्तार से। तो इस वजह से यही कारण है कि भारतीय मानसून जो है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि जैसे भारत में मानसून कमजोर हुआ तो इधर क्या होता है, इस भाग में यहां वाष्पीकरण ज्यादा हुआ। वाष्पीकरण, भाई तापमान कैसा हुआ? अधिक। तापमान कैसा हुआ? प्लस हो गया। दाब कैसा हुआ? निम्न। तापमान 10 डिग्री बढ़ा तो संघनन, वाष्पीकरण ज्यादा हुआ, है ना। वाष्पीकरण ज्यादा हुआ, वाष्पीकरण हुआ तो तापमान से वाष्पीकरण, वाष्पीकरण से संघनन हुआ, और संघनन हुआ तो बादल बने, बादल बने तो वर्षा हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस परिक्रमण जो है, इस तरह का जो संचरण है, इस वजह से इस भाग में अधिक वर्षा होती है। क्योंकि ये चिल्ली जो प्रदेश है इसमें प्राय प्राय सूखा रहता है। क्या रहता है? सूखा रहता है, लेकिन सूखा रहता है, लेकिन इस सूखे को जब एल नीनो की घटना होती है तो इसमें अपार वर्षा होती है। क्या होती है? एल नीनो के समय वर्षा अच्छी होती है। तो यहां एक तो अच्छी वर्षा होती है, इन पवनों का प्रभाव यहां चीन के आसपास में भी पड़ता है, इस भाग में भी मुख्य रूप से अच्छी वर्षा होती है और बाढ़ आती है। ठीक है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत यहां वर्षा कमजोर, यहां वर्षा कमजोर होती है। तो ये आपको ध्यान रखने की बातें हैं, ये चेंज इसमें मुख्य रूप से आता है। उसके बाद में आता है भारत में मानसून का प्रवेश। तो भारत में एल नीनो के प्रभाव, अब ला नीनो शब्द एक और लिखा था अपन, है ना। तो ला नीनो ठीक क्या है? जो वर्तमान स्थिति है, ये जो पेरू तट है, इस पर हम्बोल्ट धारा का निश्चित प्रवाह होना, भारतीय हिंद महासागर में उच्च दाब का केंद्र बनना, भारत की ओर प्रॉपर मानसूनी पवनों का चलना, भारत में अच्छी बारिश होना, इस सामान्य स्थिति जो मानसून की है उसका नाम ला नीना। क्या कहते हैं उसको? ला नीना। बस ये तो ला नीना तो वही है जो कौन सी है, जैसे यथावत स्थिति जो बनी रहती है ना, उसको अपन ला नीना कहते हैं, जिसमें एल नीनो का ठीक विपरीत जो वर्तमान में बरसात होने के लिए, अच्छी बारिश के लिए जो आवश्यक तंत्र है वही ला नीना है। ठीक है ना। तो इसको तो ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एक शब्द आता है इसमें दक्षिणी दोलन, इंसो, है ना। दक्षिणी दोलन या इंसो, ये शब्द भी इसमें काम में लिया जाता है। एल नीनो। तो दक्षिण दोलन मुख्य रूप से क्या है? तो दक्षिण गोलार्ध के अंदर ये जो एल नीनो का प्रभाव होता है, इसमें मानसूनी तंत्र है, मानसूनी वर्षा जो है उसमें विकृति आ जाती है ना। तो दोनों को मुख्य रूप से इंसो कहा जाता है। ये कई बार ये भी पूछ लेते हैं इंसो क्या है, क्या है इंसो। तो दक्षिण दोलन और मुख्य रूप से एल नीनो को संयुक्त रूप से अपन क्या बोलते हैं? इंसो के नाम से भी पुकारते हैं। तो अपन देख रहे हैं दक्षिण दोलन और एल नीनो, इंसो दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है। तो दक्षिण दोलन मुख्य रूप से दक्षिण गोलार्ध में जो महासागरीय दबाव के परिवर्तन के कारण मुख्य रूप से जो पवन तंत्र में चेंजेस आता है, ये दक्षिण दोलन है ना। और एल उसके कारण जो मौसमी परिघटना घटित होती है, जैसे कि हिंद महासागरीय वायुदाब तंत्र है और प्रशांत महासागरीय वायुदाब तंत्र है, उसमें चेंजेस आता है, हवाओं का रुख बदल जाता है ना। तो ये मुख्य रूप से एल नीनो प्रभाव अपन देखा, दोनों को संयुक्त रूप से अपन क्या बोलते हैं? इंसो कहा जाता है ना। क्या बोलते हैं इसको? इंसो। तो एल नीनो, है ना, और दक्षिण दोलन। भारत में मानसून, भारत में मानसून के बारे में अपन देखेंगे
क्या है भारत में मानसून कब कैसे आता है उसके बारे में। तो भारत में मानसून का प्रवेश 1 जून को केरल में भारतीय मानसून में की प्रवेश हो जाता है। मैंने ये 25 मई भी बताया, क्योंकि अपन बात यदि अंडमान निकोबार की करेंगे ना तो मई माह में 25 मई के आसपास में भारतीय मानसून है सक्रिय हो जाता है, क्योंकि अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है। तो यहाँ 25 मई के आसपास में मानसून है वो प्रवेश कर जाता है। लेकिन केरल में 1 जून को, और केरल के साथ साथ में मेघालय जो है अपना मिजोरम वाला त्रिपुरा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी 1 जून के आसपास में मानसून प्रवेश कर जाता है। 10 से 13 जून के आसपास में मुंबई आ जाता है। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप में फैल जाता है। भारत में वर्षा लाने वाले 2 प्रमुख घटक हैं। एक तो उष्ण कटिबंधीय अवदाब जो बंगाल की खाड़ी और चीन सागर में उत्पन्न होकर के भारत के अंदर मानसूनी पवनों को अपनी ओर खींचते हैं। दूसरा अरब सागर में उत्पन्न दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा, जो मुख्य रूप से हिंद महासागर जो है, दक्षिण पश्चिम इसलिए कहा जाता है कि हिंद महासागर की दक्षिणी जो एमटी धाराएं मुख्य रूप से है वो पवने हैं, जब वो आगे बढ़ती है तो ये भारत में दक्षिण पश्चिम की ओर से प्रवेश करती है, तो इनको अरब सागर दक्षिण पश्चिम धारा के नाम से पुकारते हैं। भारत में पश्चिमी तट पर वर्षा होने वाली तेज वर्षा के लिए उत्तरदायी कारक है, तो ये तो अपन देखा। तो पश्चिमी समुद्र से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं होना, अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ में भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की अवस्थिति हो जाना। फिर मानसून विच्छेद अपन ने देखा है कि दक्षिणी पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होती है और उसके बाद में 1-2 या 1 सप्ताह के या कई सप्ताह के लिए वापस यदि रुक जाती है तो उसको अपन मानसून विच्छेद कहते हैं। ठीक है ना, गैप लग जाना मानसून विच्छेद है, गैप। और जो एल निनो है मानसून विच्छेद के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी कारक है। एल निनो के कारण मानसून विच्छेद भी होता है और मानसून देरी से भी आता है भारत के अंदर। बेसिकली 1 जून को केरल में मानसून पहुंच जाता है, लेकिन जैसे एल निनो का प्रभाव होता है तो केरल में मानसून की जो दस्तक होती है वो लगभग 5 से 10 जून के आसपास में इतना समय बढ़ जाता है उसका, तो मानसून आने में काफी देरी भी हो जाती है। भारत में मानसून विच्छेद क्यों होता है, उसके क्या कारण है? तो इसमें उत्तरी भारत में तो मानसून विच्छेद के उष्ण कटिबंधीय अवदाब में कमी होना और पश्चिमी तट पर आर्द्र पवनों का तट के समांतर बहना, ये पहले मैंने चर्चा कर दी है। राजस्थान में क्या होता है, तापमान का व्युत्क्रमण। राजस्थान के अंदर तापमान का व्युत्क्रमण होता है, इस कारण से जो आर्द्र पवने हैं वो वर्षा करने में कामयाब नहीं हो पाती है। ये बात भी कर ली थी, मानसून का निवर्तन डबल प्रिंट हो गया ना। तो मानसून का निवर्तन मैंने ये भी बात पहले कर दी है कि अक्टूबर नवंबर माह है जो भारत में मानसून के निवर्तन के लिए उत्तरदायी है। सितंबर के आरंभ में पश्चिमी राजस्थान से, सितंबर के अंत में मानसून उत्तर पश्चिम भारत से, यानी सितंबर माह उत्तर पश्चिम भारत जो है वहां से मानसून है वो निवर्त हो जाता है। और मध्य अक्टूबर से तक मुख्य रूप से भारत जो है उससे मानसून की निवृत्ति हो जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा मध्य दिसंबर तक प्रायद्वीप से मानसून पूर्णतः लौट चुका होता है। लौटते मानसून से आपको पता तमिलनाडु के अंदर भारी बारिश होती है और यहाँ जो पूर्वी जेट प्रवाह है वो सक्रिय रहती है, तो बंगाली की खाड़ी से लौटते मानसूनी पवनें जब जाती है तो पूर्वी जेट प्रवाह उनको तमिलनाडु की ओर मोड़ देती है और तमिलनाडु के अंदर अच्छी बारिश करवाती है। तमिलनाडु की 90% बारिश इसी से होती है। तो मैंने कहा यह उत्तर पूर्व से प्रवेश करने के कारण इसको उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। ये चर्चा मैंने पहले कर ली है, ये भी बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद में ये मानसून की भारत में प्रवेश की तिथियां, तो 1 जून यहाँ पे, 1 जून यहाँ पे है, 1 जून यहाँ पे है, त्रिपुरा है मिजोरम के आसपास में। 5 जून यहाँ पे मुंबई में, 10 जुलाई जून के आसपास में है। मध्य भारत के अंदर लगभग 15 जून के आसपास में है। 1 जुलाई जो मुख्य रूप से है राजस्थान के अरावली के समानांतर है और 15 जुलाई पूरे राजस्थान के अंदर मानसून जो है प्रवेश कर जाता है। ठीक है। अभी तमिलनाडु जो है मानसून काल में सूखा क्यों रह जाता है, ये भी प्रश्न आता है कि तमिलनाडु में मानसून काल में सूखा रह जाता है, इसके पीछे कौन सा कारण उत्तरदायी है। तो तमिलनाडु सूखा रहने के पीछे जो कारण महत्वपूर्ण उत्तरदायी है वो कौन सा है, तमिलनाडु सूखा क्यों रह जाता है। तो इसके पीछे मैंने बताया था आपको कि यह तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी पवने है उसके तो समानांतर पड़ जाता है और अरब सागरीय मानसून शाखा जो है उसकी वर्षा प्रदेश में पड़ जाता है ना, इस वजह से ये सूखा रह जाता है। भारत में कुल वर्षा का 3/4 भाग यानी 75% वर्षा किस से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी शाखा से होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। फिर है कार्तिक मास की उष्मा, एक नया शब्द इसमें दे रखा है। तो मानसून निवर्तन के बाद में अचानक गर्मी बढ़ जाती है क्योंकि
फसल जो है पक करके तैयार हो जाती है, इससे समय मानसून निवर्तन हो जाता है, आसमान साफ हो जाता है, बादल छट जाते हैं, तो सूर्य की रोशनी सीधी प्राप्त होती है। देखो यही इसका महत्वपूर्ण कारण है। और जमीन अभी तक गिल्ली होती है, जमीन में नमी होती है, तो तापमान बढ़ते ही जमीन की नमी बाहर निकलती है, तो मौसम है उमस भरा हो जाता है। इस वजह से जब खेतों में काम करता किसान है उसको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ना। तो कार्तिक माह में इस तरह की कंडीशन, अपना हिंदी मासिक कार्तिक महीना जो, उसमें इस तरह की कंडीशन पैदा होती है, तो काफी कष्टदायी ये मौसम हो जाता है, इसलिए इसको कार्तिक मास की ऊष्मा कहा जाता है। इस समय आसमान साफ हो जाता है, सूर्यास्त अधिक, जिससे कारण सूर्यास्त अधिक और जमीन की नमी से मौसम कैसा हो जाता है, कष्टदायी हो जाता है। सूर्य तप अधिक हो जाता है, मैंने तापमान ज्यादा होने से मौसम कष्टदायी हो जाता है, ये बता दिया मैंने। उष्ण कटिबंधीय अवदाब भारत में मानसून लाने के लिए अभी जब हमने पढ़ा था वो काफी सक्रिय है। तो ये अवदाब कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो अंडमान सागर में उत्पन्न होने वाले ये अवदाब मुख्य रूप से किसमें, अंडमान सागर में होते हैं। भारत के कारोमंडल तट पर अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों से होती है, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर, चर्चा पहले कर ली थी। वर्षा की परिवर्तनशीलता यानी मानक गलनांक, जो विचरण गुणांक जो है मुख्य रूप से, तो परिवर्तनशीलता जो है वो मानक विचलन बटा माध्य यानी औसत और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो जिसका सूत्र आता है वर्षा की परिवर्तितता का। तो कई बार पूछ ले तो इस सूत्र के आधार पे आप बताओगे। उसके बाद में भारत में कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण, ये बिंदु बड़ा और इंपॉर्टेंट है। वो बातें मैंने जल्दी क्यों पढ़ी, थोड़ी सी रिपीट हो रही थी, पहले मैंने बता दी थी आपको, इसका वजह से। कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु, चलो जी, वर्षा और तापमान दो आधार लिए। कोपेन ने मुख्य रूप से आधार क्या लिया, एक तो वर्षा और दूसरा तापमान। बहुत बार पूछ लेते हैं कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्षा और तापमान। और चूंकि वर्षा और तापमान का सीधा असर जो होता है वो वनस्पति पर होता है, तो मुख्य रूप से वर्षा और तापमान मुख्य है, वनस्पति भी उसका आधार हो सकता है, क्योंकि इसका सीधा असर किस पे होता है, वनस्पति पर। तो मुख्य ध्यान रखना है अपने को, तापमान और वर्षा। इस आधार पर भारतीय जलवायु को कोपेन ने कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। सबसे पहला भाग क्या दिया, ए, क्योंकि विश्व जलवायु के अंदर कोपेन ने क्या किया है, 5 वर्ड लिए थे। विश्व जलवायु के लिए भी कोपेन ने ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 भाग लिए। इसमें बी जो है ये शुष्क जलवायु के लिए काम में लिया, बाकी ये 4 जो है वो आर्द्र जलवायु के लिए काम में लिए। फिर इसके उप विभाजन कर दिए, है ना। एक का जैसे ए एम है, ए एफ है, ए एस है ना, उप विभाजित कर दिया। और बी है, ठीक है, बी एस एच, बी डब्ल्यू एस एच, है ना, बी एस एच डब्ल्यू, तो इस प्रकार से इसके भी पार्ट कर दिए। फिर सी के कर दिए, सी डब्ल्यू जी वगैरह, है ना। भारत के सर में डी है, डी एफ वगैरह है, और ई जो है अधिक ठंडे प्रदेश वाले। 5 भाग इसके किए हुए हैं। विश्व की जलवायु विस्तार से मैंने डाल रखी, तो वहां से भी ये बिंदु आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु भारत के किस भाग में है, इसकी क्या विशेषता है। तो ए उष्ण कटिबंधीय है जलवायु, मुख्य रूप से कर्क और मकर रेखाओं वाले भाग में मुख्य रूप से पाई जाती है। वर्ष पर्यंत यहाँ का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ही रहता है, क्योंकि यहाँ सूर्य किरणें सीधी आती है। तो टेम्परेचर से ही, क्योंकि ये ताप कटिबंध है मुख्य रूप से, तो टेम्परेचर और वर्षा के आधार पर ही उसने, तापमान वर्षण के आधार पर ही संपूर्ण विश्व की जलवायु है उसको बांटा है। तो जहां ए बिंदु है उष्ण कटिबंध है, तो वहां पर तापमान 18 डिग्री से सीधे ऊंचा रहता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है बी, इसको शुष्क जलवायु कहा जाता है। वर्षा कम होती है और मौसम सूखा रहता है, जिसमें भी तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहता है, क्योंकि चूंकि ये तो वैसे भी शुष्क है ना, इस वजह से। तीसरा है सी, तो सी को शीतोष्ण जलवायु कहा जाता है। मध्य अक्षांशीय है ये एक प्रकार से, तो इसमें सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान -3 डिग्री। इसका मतलब है 18 से 3 डिग्री के बीच में तापमान किसका है, सी, कोष्ण शीतोष्ण या शीतोष्ण की जलवायु जो है उसकी पाई जाती है। 5 विश्व के प्रदेश को ने इन्हीं आधार पर बांटा, यही भाग किया है। फिर है डी, तो शीतल हिम जलवायु, सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी शीतल हिम के अंदर मुख्य रूप से डी में सबसे गर्म 10 डिग्री का ही होता है, क्योंकि ये कहां चली गई अब, टेगा प्रदेश के आसपास में की जलवायु मध्य अक्षांश से थोड़ा ऊपर वहां पहुंच गई है। और ठंडे माह का तापमान जो है 3 डिग्री से भी नीचे रहता है सदैव, ये माइनस में तो चाहिए जा सकता है नहीं, ठंडे महीने का अधिकतम तापमान 3 डिग्री रहता है डी प्रदेश में। और फिर है ई प्रदेश, ध्रुवीय जलवायु, जिसमें सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है ना। इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक था, इसमें डी के अंदर, लेकिन ई में 10 से सबसे गर्म माह का तापमान
10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। और मुख्य रूप से जो ठंडा महीना होता है वो तो माइनस में रहता है सदैव, है ना। क्योंकि नॉर्थ बी शुष्क जलवायु को दर्शाता है, बाकी सभी आर्द्र जलवायु को दर्शाते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको। विश्व जलवायु के ये 5 भाग है। अब भारत से ने कोपेन ने मुख्य रूप से जलवायु के लिए कुछ छोटे अक्षर काम में लिए। ABCDE 5 बड़े अक्षर काम में लिए, कुछ छोटे अक्षर। छोटे के अलावा एस जो है, कैपिटल एस जो है, और जो डब्ल्यू संकेताक्षर है। तो बड़ा एस जो लिया था वो है मरुस्थल जलवायु, जिसको स्टेपी भी कहा जाता है ना। और डब्ल्यू कैपिटल लिया उसको मरुस्थल के रूप में जो जलवायु है उसके लिए। तो एस स्टेपी और डब्ल्यू मरुस्थल, है ना। फिर अंग्रेजी के छोटे अक्षरों को काम में लिया अन्य अक्षर। तो इसमें देखो एफ कहीं लिखा है तो पर्याप्त आर्द्रता, अच्छी वर्षा को दर्शाता है। एम का मतलब मानसून यानी पवनों के द्वारा जलवायु के अंदर होने वाला परिवर्तन, वो एम से व्यक्त किया। जैसे भारत की जलवायु कैसी मानसूनी, तो भारत में जहां जहां मानसूनी वर्षा होती है उसके लिए एम शब्द काम आएगा। डब्ल्यू यदि छोटे BCD का है, शॉर्ट है ना, स्मॉल लेटर है, तो इसमें डब्ल्यू है शुष्क शीत ऋतु, यानी शीतकाल, ये सूखा रहता है, इसमें बारिश नहीं होती। एच कहीं लिखा है तो इसका मतलब है शुष्क और गर्म महीना, सूखा और गर्म। सी जहां पे है तो इसमें लिखा है 4 माह से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री से अधिक होता है। और जी यदि भारत के संदर्भ में लिखा है, ये मुख्य रूप से तो गंगा का मैदान, जी गंगा का मैदान। तो इस प्रकार से छोटे अक्षर भी कोपेन ने काम में लिए। अब भारत की जलवायु मुख्य रूप से उसके प्रमुख प्रदेश कौन कौन से हैं, तो भारत के अंदर जलवायु प्रदेश है शुष्क मरुस्थल जलवायु। पश्चिमी राजस्थान का जो पश्चिम भाग है, मरुस्थली भाग है, उसमें मिलेगी। यह अर्ध शुष्क जलवायु है, इसका मतलब यह शुष्क जलवायु के पास वाले जो क्षेत्र है। राजस्थान का जो पश्चिम भाग है, मरुस्थल प्रदेश है, उसमें 2 तरह की जलवायु मिलती है, BWHW, BSHW। ऐसा भाग BSHW जो है मुख्य रूप से दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में भी मिलती है। किस भाग में? दक्षिण प्रायद्वीप का वृक्ष छाया प्रदेश है, जिसमें कर्नाटक है ना, अपना तेलंगाना का जो है, महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग है ना, इस पठारी भाग में भी ऐसा मिलता है। फिर CWG गंगा के मैदान के लिए काम में लिया इसने। AW उत्तरी प्रायद्वीप में सवाना प्रकार की वनस्पति जो है, जिस भाग में है उसको सवाना तुल्य जलवायु कहा जाता है, तो उसके लिए AW शब्द काम में लिया। AMW मालाबार तट पर पाई जाती है मुख्य रूप से, है ना। AS कारोमंडल तट पर है, और DFC पूर्वी पहाड़ियों में पाई जाती है जलवायु मुख्य रूप से। तो अब देखो इसमें यह डायग्राम, जिसमें भारत में कौन सी जलवायु कहाँ कहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसको यदि अपन देखेंगे तो हम पाएंगे, मानचित्र थोड़ा सा बड़ा कर दूं, तो आप स्पष्ट दिख जाए ना थोड़ा सा। अब देखो इसमें इधर से एक लाइन डाल रखी है यहां तक, और यहां लिखा है DFC, ठीक है। यहां लिखा है E प्रकार, यहां एक लाइन है, यहां एक लाइन है। तो पहली वाली ये वाली लाइन है BWHW, और इसमें लिखा है BSHW। यहां एक लाइन इस रूप में डाल रखी है, तो इसमें बीच में लिखा है CWG गंगा का मैदान, ठीक है। यहां एक लाइन है, इसमें लिखा है AM प्रकार जलवायु। यहां छोटा सा लंबा सा मैंने भी बताया था, तो ये BSHW, ठीक है। और ये बाकी प्रदेश है, ये AW वाला, ठीक है। और उसके बाद में यहां तमिलनाडु वाला जो प्रदेश है, इसके लिए AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ बरसात नहीं होती ना, तो इसको AS से व्यक्त किया। अब ये भाग मुख्य रूप से भारतीय जलवायु के कोपेन ने बनाए हैं। सबसे पहला E लिखा है, तो E का मतलब होता है कठोर शीत, कठोर शीत ऋतु। हिमपात होता है, आपको पता ही है। ठंडे महीने का तापमान मुख्य रूप से, जो सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में पहुंचता है, ठीक है ना। DFC ये भी है, इसमें भी शीत काफी कठोर होती है ना। और ठंडे महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में पहुंच जाता है, आपको पता ही है। फिर है पश्चिमी रेगिस्तान का BSWHW, तो ये मुख्य रूप से कैसी है, आपको पता ही है, शुष्क है, शुष्क जलवायु।
ठीक है ना, BSHW इसके बारे में। तो शुष्क जलवायु है, वर्षा न्यून होती है, क्योंकि बी पार्ट जो है ना वो किसको दर्शाता है, शुष्कता को, न्यून वर्षा को दर्शाता है। इसके पास में दूसरा है BSH, तो ये अर्ध शुष्क के लिए है। ये भी राजस्थान के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से गुजरात और हरियाणा, पंजाब का जो क्षेत्र है यहां तक मुख्य रूप से पाई जाती है अर्ध शुष्क जलवायु, है ना। इसमें भी वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने का मतलब औसत वर्षा लगभग 20 से 40 सेमी के आसपास में औसत वर्षा इसमें रहती है। इसमें औसत वर्षा है वो 10 सेमी के आसपास में रहती है, ये भी आप ध्यान रखोगे। फिर CWG गंगा का जो मैदानी प्रदेश मुख्य रूप से है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप हम देख ही रहे हैं कि ये भाग जो राजस्थान का है सबसे उपजाऊ है, अच्छा है, लेकिन यहाँ जो वर्षा लगभग होती है वो लगभग कितनी होती है, ये गंगा का मैदान, और इसमें वर्षा जो मुख्य रूप से होती है वो 100 से 150 सेमी के आसपास में वर्षा इस भाग में हो जाती है, ठीक है, अच्छी वर्षा होती है। फिर अपने ये वाला भाग जो BSH, तो इसमें तो BSH वाला तो ये विशेषता यहाँ आई गई, ठीक है ना। फिर AM प्रकार का ये वाला भाग दे रखा है, AM वाला, तो कौन सा है, केरल का तट है, थोड़ा कर्नाटक का, गोवा का तट मुख्य रूप से आ गया। तो यहाँ मानसूनी पवन इधर से आती है ना। तो A का मतलब उष्ण कटिबंधीय, M का मतलब मानसूनी, तो मानसूनी पवनों से यहाँ मुख्य रूप से वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से आसपास में सेमी से अधिक वर्षा इस भाग में होती है, ठीक है ना। और पास में समुद्र है तो पर्याप्त नमी यहाँ पे बनी रहती है ना, अच्छी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर यह वर्षा AM प्रकार की जलवायु है जो पाई जाती है। इस तट को मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, मालाबार तट। कौन सा है, मालाबार, ये मालाबार तट है। फिर AS प्रकार का जलवायु प्रदेश यहाँ दे रखा है, तो AS प्रकार का जलवायु प्रदेश के अंदर यहाँ ये AS वाला है, तो ये तट कौन सा है, कारोमंडल तट। अब इस यहाँ AS की क्या विशेषता है, AS की विशेषता है कि यहाँ ग्रीष्मकाल, ग्रीष्म ऋतु कैसी रहती है, शुष्क, क्योंकि तमिलनाडु में गर्मी के में अंदर बारिश नहीं होती है, और शीतकाल जो है उसमें वर्षा होती है। तो शीत ऋतु यहाँ पे आर्द्र होती है। ये भी एक प्रकार से मानसूनी प्रकार की जलवायु ही है, ठीक है ना, हवाओं के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कौन सा भाग आता है इसमें, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का दक्षिणी बिंदु, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे AS है। फिर ये बीच में वाला ये जो प्रदेश है जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है ना, इसके अंदर यहाँ छत्तीसगढ़ है या ओडिशा है, इस बीच में मुख्य रूप से ये जलवायु प्रदेश दे रखा है, इसका नाम है AW, है ना। तो उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य कहा जाता है इसको, सवाना तुल्य जलवायु। तो ये भी एक प्रकार से कहें तो मध्यम वर्षा यहाँ पे होती है, यानी 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास में वर्षा यहाँ पे होती है, बहुत अधिक वर्षा इस भाग में भी नहीं है। और ये जलवायु जो है ग्रीष्म ऋतु जो है मुख्य रूप से ये आर्द्र होती है इसके अंदर, है ना, और शीत ऋतु जो होती है इसमें शुष्क रहती है। तो मुख्य रूप से ये भारत की जलवायु जो है उसके भागे यहाँ से पूछते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी वर्षा या कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो कई बार पूछ ले कि आप बताओ कि महाराष्ट्र में किस तरह की जलवायु है, तो बी यहाँ पे AW प्रकार की है। यहाँ इस भाग में कौन सी है, तो BSHW कहाँ है, या AM कहाँ पे है, AS कहाँ पे, AW का है, CWG कहाँ है। तो आपको मानचित्र के आधार पर आपको पता होना जरूरी है, ठीक है ना, ताकि आप आसानी से इसका उल्लेख कर सकें। तो ये थी भारत की प्रमुख जलवायु। ओए होए, तो ये थी भारत की जलवायु। थोड़ा सा स्पीड से आज क्लास मैंने इसलिए बनाई, थोड़ी सी मैंने कंप्लीट भी किया, थोड़ा सा जरूरी काम से कहीं निकलना भी था, फिर भी बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अपने नोट्स यदि आपको चाहिए तो सर्वा क्लासेज पे ये नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ज़्यादा पैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे नोट्स के लिए, ठीक है ना। और अपने एप्लीकेशन पे बहुत सारे नोट्स भी है, कोर्सेज भी मैंने ज्योग्राफी के बना रखे हैं, तो आप वहाँ से विभिन्न प्रकार के कोर्स है वो भी देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स टू ज्वाइन सर्वा क्लासेज। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगली क्लास होगी अपनी भारत में प्रमुख ऊर्जा खनिज, जो सेकंड ग्रेड का टॉपिक है, तो सेकंड ग्रेड के टॉपिक को भी अपन क्लियर करेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, नए जोश के साथ में, नए जुनून के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।